गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इसके पहले जो है गुलाम का नियम पढ़े थे और गुलाम के नियम में आपको दिए थे कुछ अंकित प्रश्न करने के लिए, लेकिन आप लोग उसको किए नहीं। इसका क्या अर्थ है कि आप लोग इस पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपका जो है आने वाला बोर्ड एग्जाम तो लगभग उसी समय होगा, लगभग उसी टाइम। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई अभी से नहीं करेंगे, इतना समय मिलने के बावजूद आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी होगी। आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाता है, जो सब्जेक्ट में आपको कहा जाता है, उसको पूरा करिए। ठीक, हम आप आगे चल रहे हैं गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि सदिश स्वरूप, गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं गुलाम के नियम में वैद्युत बल को ज्ञात करते हैं, और वैद्युत बल का मतलब होता है कि बल एक कौन सी राशि, सदिश राशि। तो हमको उस सदिश राशि को किस रूप में लिखना है, अर्थात सदिश बल को सदिश रूप में लिखना है। बस ये हम इसमें क्या करते थे, उसमें गुलाम के नियम में कहा जाता था कि दो स्थिर बिंदु होते हैं। ठीक, दो स्थिर बिंदु होते हैं, एक Q1 होता है, एक Q2 होता है, दो स्थिर बिंदु होते हैं। तो हम एक जो है एक एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये इसका क्या है, वर्जिन पॉइंट मूल बिंदु है। मूल बिंदु से मान ले रहे हैं यहाँ पे ए पॉइंट कोई है और यहाँ पे कोई क्या है, बी पॉइंट। ए से इसकी स्थिति क्या है, वर्जिन पॉइंट से ए की स्थिति क्या है, वेक्टर r1, और बी की स्थिति कितनी है, बी की स्थिति है वेक्टर r2। ठीक, तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, इस पर कोई आवेश जो है Q1 है, स्थिर आवेश, इस पर कोई आवेश क्या है, Q2। ठीक, तो क्या कहेंगे, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, वहां पे हम जब गुलाम सलाह पढ़ रहे थे तो उसमें दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे भी देखेंगे इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, r। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ये स्थिति मान के चल रहे हैं, क्या माने हैं, एक पॉइंट पर आपको ये पॉइंट लिखना भी होगा। जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान नहीं देते, उस बात को लिखते नहीं। अगर आप लिखेंगे अपने अनुसार बातों को सुन करके, तो हमारे कहने का अर्थ आपका लेवल अपने आप बढ़ेगा, आप उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे जब पूरी बात आप लिखेंगे, समझेंगे। अन्यथा जो है आप ऐसे देख करके कोई क्वेश्चन जो है पूरा नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस आपका नहीं होगा, आ जाएगा लेकिन उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए लिखना अनिवार्य है जो बोला जा रहा है। क्या माने कि माना कोई बिंदु ए है और बी है, ठीक, उस पर दो स्थिर आवेश, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक, कहाँ पे रखे गए, निर्वात, मान ले रहे हैं निर्वात में रखे गए। निर्वात के लिए हम आपको बताए थे क्या, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² फार्मूला लेकर के साफ लिख दी। ठीक, तो उस तरीके से हम इसकी दूरी क्या मान ले रहे हैं, r। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स काम करेगा, जब दो आवेश है तो फोर्स एक बाहर की तरफ फोर्स होगा और एक यहाँ भी बाहर की लाइन पे होगा, क्योंकि हम ये तो गुलाम सलाह में पढ़े थे, ये इसके विपरीत काम करेगा, ये इसके विपरीत काम करेगा। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स, यहाँ पे लगने वाला फोर्स देख लेंगे कितना होगा। यहाँ पे इसके कारण देखिए Q1 के कारण, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है 1 मतलब किस पर लग रहा है, 1 पे, Q1 पे, तो इसको 1 मान लिए, F1 इसके कारण, 2 के कारण, तो F1 2 इसको ले। इसी प्रकार से इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2F21। ठीक, क्या लिखेंगे, F21। अब देखेंगे इसमें जब फोर्स जो काम करता है, अब इनकी अगर दिशा देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, किसका जो है परिणाम, क्योंकि हम सदिश स्वरूप में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन भी हमको देखना होगा। तो इसकी दिशा अगर हम देखेंगे तो एकांक वेक्टर के लिए इधर की तरफ अगर देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, r, हम किधर की तरफ चल रहे हैं, 1 से 2, तो 1 1
2 वेक्टर एकांक वेक्टर r12 और इधर होगा एकांक वेक्टर 2 r ये r21। ठीक, तो ये इतना कंडीशन हम माने। अब आप लोग जानते हैं, हम आपको बताए थे 11th में क्या बताए थे कि यूनिट जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वहां पे बताए थे कि वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब एक बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपान ए, ऐसा कंडीशन आप लोगों को बताए थे वेक्टर ए। इसी तरीके से अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर, अगर इसी को लिखेंगे तो वेक्टर अगर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए गैप इंटू कितना हो जाएगा, क्रॉस करके अगर हम गुणा करके लिखते हैं ए। ठीक, तो यहाँ पे हम एक क्या पा रहे हैं, मैग्नीट्यूड पा रहे हैं, दूसरा क्या है कैप के फॉर्म में आपको मिल रहा है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि 1r12 और यहाँ पे लिखे हैं कि r21। उसी तरीके से वेक्टर ए जो यहाँ पे शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि वेक्टर ए बराबर r क्या ए मैग्नीट्यूड और ए कैप क्या है उसका डायरेक्शन है। तो ठीक उसी प्रकार से हम अगर एफ फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर एफ। ठीक, वेक्टर क्या लिख सकते हैं वेक्टर एफ। अरे इसके स्थान पे यहाँ इसके स्थान पे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा एफ वेक्टर एफ बराबर यहाँ इधर क्या होगा, इसके स्थान पे मैग्नीट्यूड के स्थान पे लिखेंगे परिणामी मान या मात्रक के स्थान पे तो एफ लिख सकते हैं, या कभी कभी ऐसे मार्ट में भी वेक्टर मार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्या लगा दें, मार्ट लगा दें और उस पर वेक्टर लगा दें। ठीक, और क्या लेते हैं एफ, या अब यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, ये आर शो कर रहा है, तो इसके लिए अगर इधर से इधर लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर कैप लिखेंगे। ठीक, तो इसी फॉर्म में हम अगर देखेंगे, ये तो ऊपर समझाने के लिए आपको लिख दिए थे, तो मिलेगा क्या आपको, फाइनली मिलेगा आपको वेक्टर एफ बराबर अभी जो लिखे थे एफ इंटू क्या मिलेगा आर कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है, एफ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, एफ का मान आप इसके पहले पढ़े थे। और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो हम पहले वाले के लिए अगर देखेंगे तो इसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखेंगे एफ उसी फॉर्म केवल हम डायरेक्शन के अनुसार काम करना शुरू करेंगे, वैल्यू इसी पे रहेगा, केवल डायरेक्शन के अनुसार काम करेंगे। क्या हो जाएगा वेक्टर 1 2 के लिए अगर हम देखेंगे फोर्स लगने वाला फोर्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके विपरीत, किसके कारण 1 से 2 के कारण, इधर देख रहे हैं। ठीक, तो इसकी दिशा इधर है, तो हम क्या करेंगे इसकी दिशा इधर, फोर्स इधर काम कर रहा है, तो इधर वाला फोर्स कौन सा वेक्टर है यहाँ पे आर वेक्टर आर क्या है आर कैप 1 2 काम कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, हम लिखेंगे एफ के स्थान पे जो हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 दो आवेश q2 अपान इनके बीच की दूरी, अगर ये लेकर के यहाँ पे दूरी लेकर के अगर ये पोजीशन लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, उसके स्थान पे लिख सकते हैं कि आर माट के रूप में, या वैसे भी लिख सकते हैं केवल आर लेकर के चलिए। ठीक, आर स्क्वायर, ये तो एफ की वैल्यू से प्राप्त है। इसका मान कितना प्राप्त करेंगे, इसका मान है आर कैप, इधर डायरेक्शन इधर वाला देख रहे हैं तो इधर वाला भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। ठीक, अब देखिए दूसरा इसी टाइप का लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का दूसरा लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसके बगल में लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा या वेक्टर 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2
अपॉन, ये देखिए चेंज कर रहे हैं, 1 2 था यहाँ पे 2 1 किए, ठीक, तुलना कर रहे हैं, पहले इसको लिखिएगा इसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है, बगल बगल में लिख लीजिएगा, दोनों एक जैसे क्रिया चल रहे हैं, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर परिणामी मान वही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 था, ये डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो जाएगा आर कैप R1 2, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, एक नियम पढ़े हैं इसके लिए, यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अभी जस्ट आपको बताया कैप वाला बताया था कि वेक्टर ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक। तो अगर हम कैप वाला देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये जो वैल्यू होगा ये वेक्टर में लिखेंगे तो इसका परिणामी मान एक हमको मिल जाएगा, तो मिलेगा जो परिणामी मान वह किसके बराबर होगा, परिणामी जब परिणामी में आ जाएगा तो वह आर के बराबर हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे अगर परिणामी में आएगा तो वेक्टर आई कैप और क्या इधर कैप के फॉर्म, ये वेक्टर के फॉर्म, वेक्टर 1 2 अगर इस फॉर्म में आता है वेक्टर, अगला क्या है और उस पर मार्क लग करके हो जाता है वेक्टर, फिर अगला फॉर्म क्या है 2 1, वेक्टर फॉर्म मार्क लग गया तो इसका मान किसके बराबर, आर के बराबर, ये कंडीशन परिणामी मान किसके बराबर, आर। उस तरीके से हम यहाँ पे जो लिख सकते हैं अगले स्टेप में, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपमान, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब तक यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे कैप रहेगा। अब ये फॉर्म चेंज हो गया, मतलब अब ये अगर इसमें रखेंगे इस वैल्यू को तो यहाँ पे वेक्टर, यहाँ से हटाएंगे तो ये वेक्टर फॉर्म है, अर्थात ये पोजीशन वेक्टर में आएगा, तो वेक्टर में आने के बाद कितना हो जाएगा वेक्टर 1 2 अपमान, इसका वैल्यू कितना होगा अभी वहां बताएं, इसका वैल्यू कितना होगा आर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पूरे का बटा कितना हो जाएगा आर का पावर कितना 3, ठीक। ठीक इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, 1 क्या हो जाएगा 1 या 1 2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा q1 q2 अपॉन, अब यहाँ पे भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर 2 1 अपॉन कितना हो जाएगा इसका बटे इसका मान किसके बराबर, आर के। अगर इसको कैप से हटा करके वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा वेक्टर r21 अपॉन आर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं r पावर कितना 3, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन हम जो देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, एक ये वैल्यू यहाँ पे जो देख रहे हैं और यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं, मतलब लिख सकते हैं कि वेक्टर 1 2 और दूसरा क्या है -2 1, इन दोनों की दिशाएं जो है एक दूसरे के विपरीत, उनकी दिशाएं अगर देखेंगे तो एक दूसरे की क्या है विपरीत, तो इन पे लगने वाला भी फोर्स क्या है एक दूसरे के विपरीत, अर्थात हमको जो मिलेगा इसके कंडीशन के अनुसार, इन दोनों वैल्यू के अनुसार क्या मिलेगा, f वेक्टर f 2 1 बराबर -f1 2, ठीक। ये क्या शो करता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम शो करता है, न्यूटन का तृतीय नियम जो आप प्रक्रिया का नियम पढ़े हैं, मतलब नियम कूलाम के जो है नियम के सभी स्वरूप से हमको एक नई वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है, इससे मिल जाता है कि यह इसमें जो फोर्स दोनों के बीच जो फोर्स कार्य करता है एक दूसरे के कारण, वह कैसा कार्य करता है, प्रक्रिया के नियम पर कार्य करता है, अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम पर वह क्या करता है कार्य करता है, ठीक। दूसरा एक कंडीशन और मिल सकता है इसमें, देखिए फोर्स एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के एलान है, दोनों के ऐसी दिशा है, तो इनका जो यह एक केंद्रीय बल की तरह कार्य करता है, मतलब अगर ये बाहर की तरफ तो यहाँ पे कुछ ऐसा केंद्र होगा कि जो दोनों को क्या कर रहा है खींच रहा है,
तो यह एक जो है कैसा कार्य करता है, केंद्रीय बल की तरह। यह किस तरीके का कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय नियम पर। और दूसरा अगला क्या है इसमें है, ये पहला पॉइंट हुआ जो हमको निष्कर्ष निकला, और दूसरा जो निष्कर्ष निकला है ये कैसा है, केंद्रीय बल। ठीक, क्यों केंद्रीय बल है, क्योंकि एक दिशा इधर फोर्स बाहर की तरफ, इधर भी बाहर की तरफ, तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके मध्य में कुछ बल जो है वहां से जो है खींच रहा है, ऐसे बल को क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल। ठीक, तो केंद्रीय बल की तरह जो है कार्य करता है। तो इससे दो निष्कर्ष हमको प्राप्त हुए हैं। तो सदिश स्वरूप से हम क्या प्राप्त किए हैं, दो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, पेपर में ये आपका क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।